आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत और भूटान रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। 4033 करोड़ की लागत से 2 बड़े रेल प्रोजेक्टों को सरकार ने दी मंजूरी। मंसूबे से दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों में होगा इजाफा। तिजारत, सियाहत और आवाम से आवाम का राब्ता भी होगा आसान। बिहार को रेल राब्ते का मिला बड़ा तोहफा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 7 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा कि रियासत में ट्रेन का सफर तेज, आरामदेह और आसान होगा। दिल्ली बीजेपी को मिला नया पार्टी ऑफिस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए दफ्तर का किया इफ्तिताह। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु के करूर में भगदड़ वाली जगह का किया मुआयना। मुतासरा अफराद के तई ताजियत का किया इजहार। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान आज होगी मुलाकात। गजा अमन मंसूबे की तजवीज को हतमी शक्ल दिए जाने की है उम्मीद। और अब खबरें तफसील से। भारत और भूटान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत ने 4033 करोड़ रुपए के 2 बड़े रेलवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। ये मंसूबे न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित में इजाफा करेंगे, बल्कि तिजारत, सियाहत और आवाम से आवाम की नकलो हरकत में भी सहूलत फराहम करेंगे। पहले प्रोजेक्ट में आसाम के कोकराझार से भूटान के गालेफू तक रेलवे लाइन बिछाना शामिल है और इस 69 किलोमीटर लाइन पर 3456 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट मगरबी बंगाल के बनरहाट से भूटान के समत्से से जोड़ता है। ये 20 किलोमीटर तवील होगा और इस पर 577 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि भूटान और भारत के दरमियान ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। Connecting two very important cities of Bhutan. One is Gelefu, as Foreign Secretary shared with us. This is being developed as a mindfulness city, and second is Samse, which is an industrial city. The two projects will take off from the network of Indian Railways at Kokrajhar and Banarhat. The investment which is envisaged at this point of time is about 4033 crore rupees, and the total length is about 90 kilometers. To be precise, 89 kilometers of railway network will be created. भारत और भूटान के दरमियान नए रेलवे लाइन मंसूबे पर खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने कहा कि यह मंसूबा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। India and Bhutan share a relationship of exceptional trust, mutual respect, and understanding. This is a relationship that is rooted in cultural and civilizational ties, extensive people-to-people relations, and our shared developmental and security interests. These ties are reflected in very close contact at the highest levels. You would perhaps recall that Prime Minister Shri Narendra Modi visited Bhutan last year in March 2024, a visit during which he was conferred the Order of the Druk Gyalpo, which is the highest civilian award of Bhutan. His Majesty, the King of Bhutan, and the Prime Minister of Bhutan have been visiting India regularly. और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत भूटान का सबसे बड़ा तिजारती शिराकतदार है और भूटान की ज्यादातर आजाद तिजारत भारतीय बंदरगाहों से गुजरती है और इसीलिए भूटान की मईशत की तरक्की और इसके लोगों के लिए आलमी नेटवर्क तक बेहतर रसाई के लिए एक अच्छा बिला तातुल रेल कनेक्शन बहुत जरूरी है और इसीलिए ये पूरा मंसूबा शुरू किया गया है। India is the largest trading partner of Bhutan, and most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports.
Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow and for the people to have better ways of access to the global network. The yellow line that you see in between the two blue lines, that is the most important economic corridor, rail corridor, connecting states of Assam, then down south towards Tripura, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, all the states are getting connected by this yellow line. There is a blue line on the top. That line is now getting developed as a major corridor along the northern border, and that line basically provides alternative connectivity, and it's a very, very important project. बिहार को बेक वक्त तेज रफ्तार ट्रेनों और मकामी राब्ते दोनों का तोहफा मिला है और इससे दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को दारुल हुकूमत पटना और बड़े शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव व बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से 7 नई ट्रेनों का इफ्तिताह किया। इनमें से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं, जबकि 4 पैसेंजर ट्रेनें आम लोगों के लिए चलाई जाएंगी। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है कि अमृत भारत एक्सप्रेस मुल्क में आम और मुतवस्सित तबके की पसंदीदा ट्रेन समझी जा रही है और अब तक मुल्क भर में 12 अमृत भारत एक्सप्रेस चल रही थीं, जिनमें से 10 बिहार की थीं और अब 3 और ट्रेनों के शुरू होने से ये तादाद बढ़कर 15 हो जाएगी, जिनमें से 13 बिहार से होंगी। और इस मौके पर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बिहार में आज 4 नई ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं और इन नई ट्रेनों में दरभंगा और अजमेर, मुजफ्फरपुर और हैदराबाद और छपरा और दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल के दरमियान चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं और इसके अलावा 4 मुसाफिर ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इससे बिहार के तमाम शहरियों को सहूलत मिलेगी। बिहार के परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने समय में। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, तब से उन्होंने रेलवे पे एक नया फोकस लाए और विशेषकर उन सब राज्यों पे फोकस लाए जिन राज्यों में सुविधाएं कम थी। बिहार में पहले जहां मात्र 1000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वहां पे 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया, 1899 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से जिस तरह का बिहार में विकास हो रहा है, वो विकास चलता रहे। और बिहार बीजेपी के नायब सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को 7 नई ट्रेनें देकर पीएम मोदी और अश्वनी वैष्णव ने बड़ा तोहफा दिया है और इससे बिहार में मजीद तरक्की होगी। अश्वनी वैष्णव जी को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष बधाई देता हूं कि आज 7 ट्रेन चलाकर बिहार के लोगों को दुर्गा फेस्टिवल पर एक अच्छा गिफ्ट देने का काम आप कर रहे हैं, उपहार देने का काम कर रहे हैं। सबको मैं बधाई देता हूं और अश्वनी वैष्णव जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इसी तरह बिहार के विकास में आप साथ देते रहिए। छठ और दिवाली से पहले बिहार को 7 ट्रेनों का तोहफा मिला है, जिनमें 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं। डीडी न्यूज दिल्ली की टीम ने इसकी सहूलियात और मयार को समझने के लिए मुजफ्फरपुर से हैदराबाद तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर किया। हमारे सीनियर नामानिगार राजेश राज ने इसका जायजा लिया। आइए देखते हैं। भारतीय रेल नित्य नई प्रगति की इबारत लिखने में जुटा हुआ है। सबसे पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के देश के तमाम शहरों तक परिचालन सुनिश्चित करने को लेकर भारतीय रेल कृत संकल्पित दिखाई पड़ रहा था। अब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए अमृत भारत ट्रेन की परिकल्पना की गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लबरेज है। हमारे कैमरामैन शिव सुमन आपको दिखाएंगे कि इसमें चार्जिंग पॉइंट या फिर पंखे तमाम जो है ये बहुत खूबसूरती के साथ लगाए गए हैं और इसमें आधुनिकता का पूरी तौर पर समावेश है। अभी हम मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्रा जंक्शन पटना तक की
यात्रा करेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ट्रेन कितना खूबसूरत और आरामदेह है। अक्सर ये सवाल उठते रहे थे कि आखिर सामान्य बोगियों की संख्या नहीं बढ़ती है। यह ट्रेन सामान्य बोगियों वाली ऐसी ट्रेन है जिसमें एसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुविधाओं की बात करें तो बाथरूम, नल या फिर चार्जिंग पॉइंट, पंखे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भारतीय रेल ने इसे डिजाइन किया है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंचने की जो कोशिश है उसमें ये साफ तौर पर परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो गरीब लोग हैं या सामान्य लोग जो सामान्य बोगियों में सफर करते थे, उनके लिए यह ट्रेन जो है किसी हम कह सकते हैं कि सपने साकार होने से कम नहीं है। और यह पूरी ट्रेन की जो कवायद है, उस ट्रेन की कवायद यही है कि यह ट्रेन सामान्य बोगियों वाली ट्रेन है, जिसमें मुसाफिर आराम से सामान्य श्रेणियों में बहुत कम रुपए खर्च कर यात्रा को आसान बना सकते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से डीडी न्यूज के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी के नए पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये इफ्तिताह तकरीब नवरात्रि त्यौहार के मौके पर हो रही है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडरान, मरकजी वुज़रा, कौमी ओहदेदारों के साथ साथ दिल्ली के मेंबरान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, कौंसलर और पार्टी के हजारों कारकुनान इस इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। नई दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के लिए संगे बुनियाद की तकरीब 9 जून 2023 को रखी गई थी। बीजेपी के क़याम के बाद इसका पहला दफ्तर अजमेरी गेट पर खुला और कुछ वक्त बाद रकाबगंज रोड पर रहने के बाद दफ्तर 14 पंत मार्ग में मुंतकिल हुआ और अब तकरीबन 35 साल बाद पार्टी दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर वाक़ई अपनी इमारत में मुंतकिल हो रहा है। अपनी तंजीम को मजबूत करते हुए बीजेपी रफ्ता रफ्ता हर रियासत के दारुल हुकूमत और जिले में पार्टी दफ्तर कायम करने के अपने मकसद को हासिल कर रही है। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी के नए पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। बता दें आपको कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन ने आज तमिलनाडु के करूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने करूर में सियासी रैली में भगदड़ में जख्मी होने वालों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। काबिल जिक्र है कि टीवी के तमिलनाडु वैतरी कज़्जम के सरबराह और अदाकार विजय की एक सियासी रैली के दौरान भगदड़ मचने से 40 अफराद की मौत हो गई थी और इस वाक़े में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे, जो इस वक्त एक सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बता दें आपको कि मरकजी वुज़रा ने आज मेडिकल कॉलेज में करूर के जाकर जो ज़ेर इलाज हैं उनसे उनकी हालत दरियाफ्त की। और आगे बढ़ते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मुनक़िद हुआ और इस मौके पर वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल मौजूद थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने GST बचत फेस्टिवल को नवरात्रि के तोहफे के तौर पर पेश किया है। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी तब्दीली है और जिसका असर मुल्क के कई दहाइयों तक महसूस करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मईशत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। GST बचत उत्सव का जो रिफॉर्म किया गया है, जो अलग अलग प्रकार से हम सबकी रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजों को सस्ता करने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नवरात्रि पे तोहफा दिया है हम सबको। शायद आजादी के बाद का सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा रिफॉर्म, जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव दशकों तक देश महसूस करेगा, उसका लाभ लेगा। मोदी जी ने लगातार 11 वर्ष एक के बाद एक परिवर्तन किया, ट्रांसफॉर्म करी भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सोच बदली, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं बनाई।
भारतीय बहरिया के कमांडरों की 42वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हुई। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस बहरिया की सीनियर क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में अहम किरदार अदा करेगी, ताकि बदलते हुए जोग्राफियाई, सियासी हालात और बहरी सलामती के चैलेंजों के पेश नज़र स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और इंतजामी ज़रूरियात पर गौर व खौस किया जा सके। वज़ीर दिफा ने बड़े खतरे के वाक़यात के दौरान बहरिया की तेज़ रफ्तार और फैसलाकुन कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने पड़ोसी ममालिक से निपटने के लिए भारतीय बहरिया की हिकमत अमलियों को मजीद मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। भारत अपने लैंड बॉर्डर्स को लेकर स्वाभाविक तौर पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता रहता है। पड़ोसी देशों की हरकतें भी किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और देखने को जो मिल रही है कि हमारी चारों ओर के जो कंट्रीज हैं उनमें अक्सर इनस्टेबिलिटीज बनी रहती है। चारों तरफ की आज इस समय की जो हालत है, और कई बार अन्य देशों में भी हम अक्सर इनस्टेबिलिटी देखने को हमें मिलती है। जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों का सीधा इम्पैक्ट हमारे समुद्री क्षेत्र और विशेष रूप से बे ऑफ बंगाल पर पड़ता है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स, इलीगल माइग्रेशन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के माध्यम से यह इंस्टेबिलिटी हमारे कोस्टल सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजिंग खड़ा करती है। इसलिए हमें केवल रूटीन सर्विलेंस तक खुद को सीमित नहीं रखना है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत के नुमाइंदों से राब्ता किया, ताकि सरकारी स्कीमों के मौसर निफाज और आवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाया जा सके। मीटिंग के दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 8.5 सालों में हुई पेशरफ्त की तफसील बताई। आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ थी, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसको 35 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 43,000 थी। आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 1,20,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आता था। आज उसी प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, 15 लाख हम अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। और इस मीटिंग में वजीर आला ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 10 साला मुहिम के विजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुश्तरका मकसद 2047 तक उत्तर प्रदेश को तरक्की याफ्ता रियासतों के जुमरे में लाकर वजीर आज़म के विजन को अमली जामा पहनाना है। हमारी इच्छा है विजन डॉक्यूमेंट में हर उत्तर प्रदेश वासी के परिवार का एक सुझाव जरूर उसमें शामिल हो, यानी ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुखद भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट होगा। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के शताब्दी संकल्प 2047 में उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट स्वयं भी बनना है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए तय किया है कि भारत की उस समय की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की होगी। उत्तर प्रदेश को भी हमें $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में विकसित करना है। अपनी अर्थव्यवस्था को वहां तक पहुंचाना है, यानी 60 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगी। तेलंगाना में रियासती इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले ZPTC जिला परिषद इलाकाई हल्काजात और MPTC मंडल परिषद इलाकाई हल्काजात के इंतखाबात होंगे और इसके बाद पंचायत इंतखाबात होंगे। रियासती इलेक्शन अफसर रानी कमोदिनी ने बताया है कि ZPTC और MPTC इंतखाबात 2 मरहलों में 23 और 27 अक्टूबर को होंगे, जबकि ग्राम पंचायत के इंतखाबात 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 3 मरहलों में होंगे। पंचायत इंतखाबात में वोटों की गिनती पोलिंग के दिन की जाएगी, जबकि ZPTC और MPTC इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती 11 नवंबर को होगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इन इंतखाबात में कुल 1.67 करोड़ वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स और कागजी बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने रियासत में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। लद्दाख में तशद्दुद और तोड़फोड़ के बाद मामूलाते जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता लौटती दिखाई दे रही है। लेह में कर्फ्यू छठे रोज भी जारी है और हालात पुरअमन हैं। और आइए देखते हैं लेह के मौजूदा हालात और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर हमारे नामानिगार नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। बुधवार को लेह में हुई हिंसा के बाद आज छठवां दिन है और आज भी आप देखें कि पूरे लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं पर जो दुकानें हैं वो नहीं खुली हुई हैं, पूरे जो मार्केट है वो बंद है। परसों कुछ समय के लिए जरूर कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति की समीक्षा के बाद ही आगे जो कदम है वो उठाया जाएगा। आज दूसरे दिनों के मुकाबले कर्फ्यू में थोड़ी सख्ताई भी देखने को मिल रही है। जगह जगह जो पुलिस और इसके अलावा जो पैरा मिलिट्री फोर्स है उसकी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और हर एक वाहन को चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही सिटी के अंदर उस वाहन का जो मूवमेंट है वो करने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें तो मोबाइल जरूर चालू है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है। स्कूल कॉलेज बंद है और प्रशासन का ये कहना है कि वो एक बैठक करेगा और उसके बाद ही आगे की जो रणनीति है वो तय की जाएगी कि आखिर कर्फ्यू में ढील दी जाए या ना दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल स्टोर्स हैं और हॉस्पिटल हैं वो जरूर खुले हुए हैं। ट्रैवलिंग भी सीमित रूप से चालू है। जो लोग स्थानीय लोग हैं उनको पूरी तरीके से देखने के बाद ही उनके वाहनों को अनुमति दी जा रही है। तो आज पिछले कुछ दिनों के मुकाबले जो सख्ताई है वो कर्फ्यू में देखने को मिल रही है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जरूर 2 दिन पहले थोड़ी सी राहत मिली थी जब कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए और कर्फ्यू है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि वो समय समय पर समीक्षा कर रहा है। आज भी एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा क्या कर्फ्यू में कुछ घंटे की ढील दी जाए या ना दी जाए, जैसे 2 दिन पहले दी गई थी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज ले। और उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक के मामले पर कहा कि नौजवानों के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ पहले दिन से ही वाज़ेह है। उनकी सलाहियत और काबिलियत के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत तलबा के मफाद में तमाम फैसले करने को तैयार है। युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के सिलसिले में वजीर आला रेखा गुप्ता ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में घाटों की सफाई, हिफाजत इंतजामात और अकीदतमंदों की सहूलत जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अकीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और तमाम इंतजामात वक्त पर मुकम्मल हों। हमेशा की तरह दिल्ली में भी छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। जमुना घाट समेत सैकड़ों मकामात पर अकीदतमंदों की भीड़ जमा होगी और दिल्ली के वजीर आला ने इंतजामिया को सफाई, रोशनी, सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती और इजाफी बस और मेट्रो खदमात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। और भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा और फतेह अपने नाम की। तिलक वर्मा ने शानदार इनिंग्स खेलते हुए भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर ढेर कर दिया। हदफ का ताक़ुब करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 69 रन बनाए और जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से अहम मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने इजराइल और हमास तनाज़े के खात्मे के लिए 21 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि इस इजलास में गजा अमन मंसूबे की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। 21 नुकाती तजवीज़ में गजा को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से पाक करने का मुतालबा किया गया है और इसमें गजा पट्टी की तामीर नौ और दोनों फरीकों के दरमियान फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया गया है और इस तजवीज़ में इजराइल की रजामंदी के बाद 48 घंटे के अंदर तमाम मकवियों की वापसी के साथ साथ हमास के पुरअमन अरकान के लिए आम माफ़ी भी शामिल है और इस तजवीज़ से अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान तवील मुद्दती सियासी फ्रेमवर्क कायम करने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।